हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। यानी कि इसके पहले का हमने वीडियो बना लिया है। यानी कि हम लोग 32 कवर कर चुके हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के हम लोग 35 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट है। आज फिर से हम लोग लगभग 33 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी कि 32 से 33 क्वेश्चन कवर करेंगे, या टोटल हमारा टारगेट है 65 क्वेश्चन, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 में। तो चलिए आज का शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपका ज्योग्राफी है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ जुड़ जाइए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 2। हम क्वेश्चन नंबर 33 से कवर करेंगे। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष अथवा विशिष्ट के रूप में द्विशाखन के प्रतिपादन थे। यानी कि द्विशाखन मतलब 2 शाखा उन्होंने माना था। ये कौन से भूवैज्ञानिक थे, यानी कि भूगोलवेत्ता थे? तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है रिस्थोपेन थे, वारेनियस थे, रिटियर थे, या फिर हमबोल्ट थे। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाता है डियर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वारेनियस ने ही जो है भूगोल के समान अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष अथवा विशिष्ट के रूप में द्विशाखन के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो वारेनियस कहाँ के हैं? ये जर्मनी के एक विद्वान हैं, जो इन्होंने, इनकी पुस्तक का नाम है सामान्य भूगोल। इनकी पुस्तक का नाम है सामान्य भूगोल है, ठीक है। तो ये वो पहला विद्वान था जिसने घोषित रूप से यह बताया कि सबसे ज़्यादा ताप विषुवतीय पेटी में नहीं बल्कि अयनवर्ती रेखाओं के सहारे विश्व के उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। वारेनियस ने ही बताया था कि सबसे ज़्यादा उच्च ताप जो है 0 डिग्री पे नहीं बल्कि उसके अयनवर्ती यानी कि मरुस्थलों में पाया जाता है सबसे उच्च ताप। और इनकी भूगोल का क्या नाम है? सामान्य भूगोल, यानी कि इनकी पुस्तक का नाम है सामान्य भूगोल। कहाँ के हैं ये? जर्मनी के। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित स्थानों में से कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? दक्षिण का चेरापूंजी, ना कि चेरापूंजी आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो चेरापूंजी जो है मेघालय में है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे दक्षिण की चेरापूंजी की बात हो रही है। यानी कि दक्षिण भारत का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन आपको ए है सिमोगा है, मासिनराम है, अंगुम्बे है, अम्बोली है। तो कौन सा राइट होता है आंसर? मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर राइट होता है ए, सिमोगा जो है ये दक्षिण भारत का, यानी कि दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, सिमोगा। अब मैं सिमोगा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। यह कर्नाटक राज्य में, इस जिले, कर्नाटक राज्य के एक जिले में, सिमोगा जिले में स्थित है ये, ठीक है। ये सिमोगा ये कर्नाटक का एक जिला ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ साल भर बारिश होती रहती है, इसलिए इस स्थान को दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? ये कर्नाटक का है, सिमोगा जिला है, जहाँ पे साल भर बारिश होती है, इसलिए दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। और मासिनराम की बात मैं करूँ तो अगर पूरे वर्ल्ड में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मासिनराम, जो कि कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में है। और किस पहाड़ी में है? गारो खासी जयंतिया, ये तो ये खासी पहाड़ी पे स्थित है मासिन राम, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डियर। तो छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किसने किया था? 35 का आंसर आपको बताना है। जीन गॉटमैन ने, या C.F. जोन्स ने, या फिर हार्टसोन ने, या फिर जिमरमैन ने। तो कौन से दिए थे, इसको आपको आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। 35 का आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कौन दिया था? जिमरमैन ने दिया था क्या? छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात यानी कि प्रतिपादन किया था। हेटनर ने भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान माना था। ये प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। जो हेटनर थे उन्होंने ही माना था, बट इनकी प्रमुख कृतियाँ जो थी छायापुंज संसाधन की,
तो इनमें निम्न थी जो हेटनर ने ही क्षेत्र वर्णी विज्ञान माना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36, इसमें बस आपको याद रखना है कि छायापूर्ण संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किसने किया था। तो सिंपल सी बात है, आप जिम्मर मैन पे टिक करिएगा। जिम्मर मैन छायापूर्ण संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात या प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे मैचिंग है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मिलाना है, मैच कराना है। ठीक है, निम्नलिखित सूची को सूची से मिलाइए या सुमेलित कीजिए। सूचियों के नाम कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहले हैं स्ट्रैबो, वारेनियस, टॉलमी, रेडजेल। ये सारे जो हैं भूगोलविद्ता हैं और इन्होंने किनकी पुस्तक का क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम जाएंगे देखने के लिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने जरूर ही नजर आएंगे। तो केयरफुली होके इसको देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साथ आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रैबो की बुक का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं, स्ट्रैबो की बुक का नाम है जियोग्राफिया। क्या नाम है? जियोग्राफिया। स्ट्रैबो ने किया। वारेनियस ने क्या लिखा था? वारेनियस ने लिखा था जियोग्राफिया जनरलिस। वारेनियस ने क्या लिखा था? स्ट्रैबो जियोग्राफिया, वारेनियस जियोग्राफिया जनरलिस। और फिर टालमी की बुक आपको पता ही होगा। टालमी की बुक है, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। देखिए स्ट्रैबो की बुक जो है, मैं आपको बता रहा था जियोग्राफी है, बट जियोग्राफी नहीं, जियोग्राफी है। स्ट्रैबो की बुक क्या है? जियोग्राफी है। और टालमी की बुक है जो है, ये जियोग्राफी है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था कि मैं सोचा कि ये जियोग्राफी है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन आपको भी हो सकता है, तो ये याद रखिएगा। स्ट्रैबो की बुक है जियोग्राफी, जबकि टालमी की बुक का नाम है जियोग्राफिया। वारेनियस की बुक का नाम है जियोग्राफिया जनरलिस है। ठीक है, बाकी रेडजेल का बुक आपको पता ही होगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो ए का आपका हो जाता है 4, यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। वारेनियस बी का 3 हो जाएगा। टालमी सी का 2 हो जाएगा। एंड लास्ट डी का 1 हो जाएगा। यानी कि 4 3 2 1 आप देख लीजिए, जहाँ पे होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 1, 4 3 2 1, ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे कौन सा राइट हो जाता है डियर? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है, ऑप्शन सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। यानी कि मैंने आपको बताया स्ट्रैबो की बुक जियोग्राफी है, और टालमी की बुक मैंने बताया था जियोग्राफिया। वारेनियस की बुक मैंने बताया था जियोग्राफिया जनरलिस, और रेटजेल की बताया था एंथ्रोपोजियोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, टीजीटी पीजीटी और एलटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्धकुंडे के लेखक कौन है? अर्धकुंडे के लेखक कौन है? रेटजेल हैं, कार्ल सोआवर हैं, कार्ल रिटर हैं, या अरिस्टोफेन है? तो आपको बताना है अर्धकुंडे के लेखक कौन है। तो ये कार्ल रिटर माने जाते हैं। अर्धकुंडे के लेखक कौन है? कार्ल रिटर हैं। जो ये रिटर थे, ये एक उद्देश्यवादी विचारक माने जाते हैं। इन्होंने जो अर्धकुंडे दिया, इन्होंने पृथ्वी विज्ञान, जिनके 14 खंड बताए थे पृथ्वी के बारे में, और इन्होंने एशिया और अफ्रीका का भी वर्णन किया था कार्ल रिटर ने। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैव सिद्धांत बोमेन है, हाउस सोफर है, या फिर मैकिंडर है, या रेटजेल है? यहाँ पे देखिए जैव सिद्धांत, ठीक है। तो जैव सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है 38 का। तो जैव सिद्धांत कौन दिया था? ये रेटजेल ने दिया था। कौन दिए थे? रेटजेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रेटजेल महोदय द्वारा राज्य का जैव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रेटजेल ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे मिलते जुलते कहीं ना कहीं आपसे टकरा सकते हैं। तो कौन सा दिया था? राज्य का जैव सिद्धांत किसने दिया था? ये रेटजेल महोदय द्वारा दिया गया था, राज्य का जैव सिद्धांत। रेटजेल ने पुस्तक, अब मैं अभी इनके बारे में बताया था, इनकी पुस्तक है मानव भूगोल। मानव भूगोल ने किसने लिखा था? रेटजेल द्वारा लिखा गया था। और इनकी एक पुस्तक का नाम है वाल्टर कुंडे। अभी वाल्टर कुंडे,
और मैंने अर्ड कुंडे अभी बताया तो कार्ल रिटर ने लिखा था, लेकिन वाल्टर कुंडे अगर पूछता है आपसे तो रेटजेल द्वारा लिखा गया है। और इन्होंने राजनीति भूगोल भी लिखा था, राजनीति भूगोल भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो बहुत ही मोस्ट फैक्ट इनसे निकल के आ रहा है। क्या क्या? मानव भूगोल पुस्तक लिखा, वाल्टर कुंडे लिखा, और राजनीतिक भूगोल भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और साथ ही साथ राज्य का जैव सिद्धांत भी इनके द्वारा ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे आपका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चरनोजम मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। चरनोजम मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, इसको मैं आपको बताऊंगा अभी। चरनोजम मिट्टी जो है इसको काली मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, ये नामों से इनको जाना जाता है और चरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मिट्टी मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। समाना घास क्षेत्र में, या फिर कंबोज घास क्षेत्र में, स्टेबेज घास क्षेत्र में, टैगा प्रदेश में। तो ये जो पाई जाती है चरनोजम मिट्टी, तो ये समाना क्षेत्र में, यानी कि इसको समाना नहीं, स्टेपिज क्षेत्र में इसको जो है चरनोजम नाम से जाना जाता है। किसको? काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? स्टेपिज, जो कि कहाँ पे है? यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया से सटा हुआ जो प्रदेश है उसमें ये मिट्टी पाई जाती है, स्टेपिज घास मैदान। और इसको सुतह जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा ये जल धारण करने की क्षमता इसमें मिट्टी में पाई जाती है, काली मिट्टी में। और खुद यानी कि वो कौन सी मिट्टी है जो खुद स्वतः जुताई की मिट्टी कही जाती है, तो वो काली मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, या फिर कपासी मिट्टी, या फिर रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। केरल का कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? पराकल है, पेरियार है, चंद्रप्रभा है, या कान्हा है? तो मैं आपको बता दूं 40 का बी आपका राइट हो जाता है। पेरियार जो होता है, ये पेरियार ये केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य का पेरियार जो है ये वन्य जीव रिजर्व है। यहाँ पे हाथियों के लिए ये प्रसिद्ध है पेरियार। ठीक है, तो पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि अगर चंद्रप्रभा की बात करेगा तो वहाँ पे आपको यूपी में मारना है। अगर कान्हा पूछता है तो आपको चंद्रप्रभा यूपी है और कान्हा ये है एमपी है। तो एमपी और ये कान्हा एमपी में और चंद्रप्रभा यूपी में है और पेरियार आपका केरल में है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में विश्लेषण किया गया है। हिंद महासागर की सुरक्षा का, दक्षिण एशियाई सहयोग का, यूरोप की साझा सुरक्षा का, या फिर पर्यावरण विकास अंतर संबंध का। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाता है डियर, राइट आंसर डी हो जाता है। पर्यावरण विकास अंतर संबंध का जो ब्रटलैंड आयोग ने आवर कॉमन फ्यूचर का विश्लेषण किया था, किसमें किया था? पर्यावरण विकास अंतर संबंध का जो है इसमें इसका विश्लेषण किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? यानी कि जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित क्या है, इसमें से आपको बताना है। पारिस्थितिकी विज्ञान है, या फिर आनुवंशिकी विज्ञान, या फिर जननांकी है, या फिर वायरस विज्ञान है। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाता है टी। जहाँ पे देखिए जिसमें पूछा गया है मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन, मानव के आंकड़ों का अध्ययन किस में कर सकते हैं आप? जननांकी में ही कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आपका आंसर जो होता है सी राइट हो जाता है, जननांकी अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में है यहाँ पे सही हुआ 43 है। तो 43 हम लोग देखते हैं यहाँ पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि पूर्व लेख का संबंध किससे है? वैश्विक उष्मीकरण से है, ओजोन निःसरण से है,
वायु प्रदूषण से है या फिर जल प्रदूषण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल, दो प्रोटोकॉल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो मैं बता दूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है किस सन में हुआ था। ठीक है, ये क्योटो शहर है, वहाँ पे हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसका संबंध ओजोन निःशोषण से संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ से ओजोन क्षरण या फिर इसे ओजोन को निःशोषण से संबंधित माना जाता है। जबकि वैश्विक उष्मीकरण को हम लोग कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये कब हुआ था, 1987 में हुआ था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और हर वर्ष यानी कि 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस भी मनाते हैं। 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। इसीलिए और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में सीमित करने के लिए सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, जंतु विसरण के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है। जंतु विसरण के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है, यानी कि कौन सा ऐसा कारण है जो लंबे समय तक सूखा होने के कारण होता है। बलात् विसरण होता है, या फिर क्रमशः विसरण होता है, बायोकोर विसरण होता है, एनीमोकोर विसरण होता है। तो 44 का आपका ऑप्शन राइट हो जाता है ए, यानी कि बलात् विसरण जो होता है वो दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है, जो जंतु विसरण से निम्नलिखित प्रकारों में से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसे अल्पता होती है, उसमें अल्पता क्या होती है, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। किसकी होती है, नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की, या फिर कैल्शियम की, या फिर पोटेशियम की। देखिए, अगर कीट भक्षी पौधे जो जैसे पीचर प्लांट्स हुए और तमाम प्लांट्स ऐसे हैं जो कीट भक्षी होते हैं, वो जहाँ पे उगते हैं उस मिट्टी में क्या उसकी किस ऊर्जा की मात्रा को कम कर देते हैं, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं, ये लोग जो है नाइट्रोजन की अल्पता को मतलब नाइट्रोजन की कमी आ जाती है जहाँ पे कीट भक्षी पौधे उगते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी आती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल संशोधन स्वीकार किए गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जा रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल अभी मैंने बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल दोहा ये कतर में हुआ था। ठीक है, सॉरी ये कतर में नहीं हुआ था, ये हुआ था क्योटो शहर जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, 1990 को, जबकि 1987 को आपको क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो दो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ 97 होगा, सॉरी। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 को, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 को। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय ढाल का सही औसत कोण है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल कोण है। तो महाद्वीपीय ढाल का जो कोण बनता है, सही औसत ढाल कोण कितने डिग्री पे बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो बनता है 4 से 5 डिग्री, यानी कि 4 से 5 डिग्री, तो 4 डिग्री यहाँ पे दिया है। तो आपका आंसर जो होता है यही बी राइट हो जाएगा कि महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल कोण जो होता है 4 डिग्री का बनता है। यानी कि जलमग्न तट और गहरे सागर के बीच के तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। तो यानी कि जैसे कि ये ढाल है और यहाँ पे समुद्र है,
यहाँ पे समुद्र है, तो इस ढाल को हम क्या कहते हैं, इस ढाल को हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। ठीक है, और जो तट यहाँ पे होता है उसको जलमग्न तट कहते हैं, महासागरीय जलमग्न तट कहा जाता है। हिंद महासागर का औसत गहराई कितना है, तो यहाँ पे आपको बताना है हिंद महासागर का औसत गहराई कितना है, तो ये आपको बताना है हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है। 3000 मीटर है, 6000 मीटर है, 4000 मीटर या फिर 2000 मीटर है। तो 48 का मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इसका आंसर राइट हो जाता है सी, यानी कि हिंद महासागर की औसत गहराई जो है 4000 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो 4000 मीटर या 4000 मीटर या फिर 4 किलोमीटर होती है हिंद महासागर की औसत गहराई। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई क्या होती है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो अटलांटिक महासागर की औसत गहराई क्या होती है, ये होती है लगभग 39 मीटर, यानी कि 39 लगभग 4000 मीटर, यानी कि 3900 मीटर, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर होती है। जबकि हिंद महासागर का जो होता है 4 होता है, हिंद महासागर की कितनी होती है, 4 किलोमीटर या 4000 मीटर मैंने आपको बताया। और अटलांटिक महासागर की गहराई कितनी होती है, 3900 मीटर, यानी कि लगभग 4000 मीटर, 3900 मीटर, यानी कि इससे 100 मीटर कम होती है, हिंद महासागर से 100 मीटर कम होती है गहराई अटलांटिक महासागर की। और इसी अटलांटिक महासागर में भी आपको जो है कटक भी मिलते हैं। ठीक है, जो कटक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है, तो कौन सा महासागरीय नीतल जो है सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल में आता है, महासागरीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, या गहरा महासागरीय मैदान, या महासागरीय गर्त। यानी कि महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल कौन सा है, सबसे ज़्यादा मतलब विस्तृत क्या है समुद्र का, क्या महासागरीय मग्न तट है, या फिर महाद्वीपीय ढाल है, या फिर महासागरीय मैदान है, या फिर महासागरीय गर्त है। तो सबसे विस्तृत की बात यहाँ पे पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा फैलाव किसका है, तो यहाँ पे आपका महासागरीय मैदान ही कहा जाता है। यानी कि सागर की, जैसे ये सागर है तो इसके ये सारे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय मैदान कहते हैं। और इसी के अंदर जब कोई भी गर्त बन जाता है, इस खाई बन जाती है, तो उसी को हम गर्त कहते हैं। यानी कि सबसे बड़ी गर्त जो है मैरियाना ट्रंच है, जो कि लगभग 11000 मीटर है। ठीक है, तो ये मैदान हो जाएगा समुद्र का। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा विस्तृत क्या है, गहरा महासागरीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। छिछली लैगूनों वाले लघु एटालों की श्रृंखला को कहते हैं, छिछली लैगूनों वाले लघु एटालों की संख्या, एटालो मतलब होता है जैसे एटाल जैसे अंगूठी की नुमा होता है, इस तरह जो है यहाँ पे ऐसे होता है एटाल। एटाल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है जैसे कि एटाल प्रवाल भित्ति पाई जाती है आपके लक्षद्वीप में, सेम ऐसे ही एटाल होता है। तो छिछली लैगूनों वाले लघु एटालों की श्रृंखला को कहते हैं फरोस कहते हैं, सेप्टा कहते हैं, प्लाया कहते हैं, या सालिनॉस कहते हैं। तो 51 का आपका राइट हो जाएगा ए, फरोस कहते हैं। क्या कहते हैं, छिछली लैगूनों वाले लघु एटालों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, फरोस कहा जाता है। 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन ब्लीचिंग का प्रमुख कारण है, प्रवाल विरंजन या फिर ब्लीचिंग का प्रमुख कारण क्या है, प्रवाल रोग है, वैश्विक उष्मन है, एल नीनो है, या फिर सागर जल में सिल्ट जमाव है। तो मैं आपको बता दूं प्रवाल होते हैं लगभग ऐसे ही होते हैं, और उनमें एक जीव होते हैं, ऊपर से ये रंगीन होते हैं, यानी कि रंग बिरंगे होते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये चूने यानी कि चूने से बने होते हैं, जो कि ये क्या होते हैं, वाइट हो जाते हैं। ब्लीचिंग प्रवाल विरंजन उसी को कहा जाता है, ये मरने लगते हैं। तो ये किस लिए ये जो है प्रवाल यानी कि प्रवाल व्यक्तियाँ मरती हैं, तो सिंपल सी बात है, प्रवाल रोग से तो इतने ज़्यादा नहीं मरेंगे, वैश्विक की बात हो रही है, वैश्विक उष्मन, यानी कि जो इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, उष्मा बढ़ रही है, उसकी वजह से हमारे प्रवाल जो है
विघटित हो रहे हैं। अब प्रवालों के लिए टेम्परेचर की बात किया जाए तो प्रवालों की टेम्परेचर जो होती है बहुत कम होती है, यानी कि 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर में इन लोगों के विकास जो है अच्छे ढंग से हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है इसका ऑप्शन बी, वैश्विक ऊष्मन। तो वैश्विक ऊष्मन जो होते हैं, यही प्रवाल विरंजन की घटना अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1919 में अल्फ्रेड मेयर ने किया था। 1919 में प्रवाल विरंजन की घटना का 1919 में किसने किया था? मेयर द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड मेयर द्वारा जो था, इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम इस घटना का अवलोकन देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ग्रेट बैरियर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? जापान सागर में, उत्तरी सागर में, अटलांटिक के पूर्वी तट पर, या फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, या फिर आर्कटिक महासागर। आपको पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि सबसे बड़ी प्रवाल जो है कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा और बता दूं ग्रेट बैरियर के बारे में आपको। तो इसकी लंबाई जो मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे उत्तर पूर्व में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि एक प्रवाल भित्ति है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये जो है इसकी लंबाई, इस तरह की लंबाई मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, 1920 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई मापी गई है। और चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई इसकी जो है 11 से 28 किलोमीटर, 11 से 128 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। एक मिनट, चलिए 54 आप आ गया है आपके सामने। तो 54 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है? तो जो ये कह रहा है कि भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है उसमें किसकी भूमिका रहती है, किस कारण से आता है? सिंपल सी बात ये है। तो क्या एल नीनो के कारण आता है, क्या तिब्बत पठार का तापमान के कारण आता है, या फिर हिमालय की अवस्थिति के कारण आता है, या फिर दक्षिणी दोलन के कारण आता है? यहाँ पे ग्रीष्मकालीन मानसून की बात किया जा रहा है, आपको याद रखना है। भारत में मानसून दो तरह से एंट्री करता है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाता है, और एक जो होता है बंगाल की खाड़ी का मानसून जाता है। ठीक है, तो दो तरह से भारत में मानसून प्रवेश करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसकी भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून कारण है? तो 54 का आपको राइट आंसर बताना है कौन सा सही होता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे प्रभावी भूमिका की बात किया जाए तो इसमें हिमालय की अवस्थिति होता है, यानी कि जो भारत में मानसून आता है, ग्रीष्मकालीन मानसून आता है, उसमें सबसे प्रभावी कारण क्या होता है? हिमालय की स्थिति होता है। देखिए, अगर भारत की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि भारत जो है, मैं थोड़ा सा आपको मैपिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ये सपोज इंडिया है, यहाँ पे आपका नेपाल में क्या है? हिमालय है। जब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर से जाता है जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर से प्रवेश करता है, एंट्री करता है, और इधर बंगाल की खाड़ी से भी एंट्री करता है, तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया और मिरिकिन पहाड़ियाँ, अराकान यमन पर्वत है, यहाँ से टकरा के मानसून जो है जाके हिमालय में टकराता है और यहाँ पे बारिश करता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश की बात किया जाए तो दक्षिणी पश्चिम मानसून जो जाता है उसी से बारिश होती है जब हिमालय से टकराता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होने का कारण है, यहाँ पे चारों तरफ जो है पहाड़ी हैं, गारो खासी जयंतिया, जाके मानसून इसी में टकराता रहता है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो सबसे प्रभावी कारण तो यहाँ पे हो सकता है आपका हिमालय की अवस्थिति। अगर हिमालय ना होता तो सारी मानसून क्या होते, इधर तिब्बत के पठार की तरफ ये निकल जाते, तो भारत में बारिश बहुत ही कम हो पाती। तो मेन कारण यही है। जबकि अगर तिब्बत के पठार की बात की जाए तो तिब्बत का पठार यहाँ पे है, तो ये तो कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होगी ज़्यादा,
तो गर्मी क्यों होगी, यहाँ पे तो ठंड पड़ती है, तो हिमालय की वजह से यहाँ पे ठंड, ये कारण नहीं हो सकता है। तो एल नीनो भी कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन लोगों का थोड़ा बहुत कारण रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कारण क्या है, ये हिमालय की अवस्थिति का है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सूर्य के पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्यातप को समय लगता है। जो सूर्य का ऊर्जा है, यानी कि उसका प्रकाश भी कह सकते हैं, पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 55 का आपका लगभग, मैं इसके पहले आपने पढ़ा होगा, तो लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं पृथ्वी के प्रकाश को आने में। जबकि इस ऑप्शन में आपको 8 मिनट कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके आसपास के ऑप्शन में आपको सही टिक करना है, ठीक है। तो 8.16 लगभग 9 के करीब में पहुंचता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन राइट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस ऑप्शन के इर्द गिर्द जो भी ऑप्शन हो उसको आपको टिक करना है। 56 देखते हैं। ओजोन तीक्ष्णता का परिणाम हो सकता है। जल की कमी है, वन में आग है, त्वचा कैंसर का होना, या जल जनित बीमारियों का पुनर्जीवित होना। तो ओजोन तीक्ष्णता का परिणाम क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा प्रभावी कारण क्या हो सकता है, जल की कमी होगी, यानी कि ओजोन को क्षरण होने का कारण जल की कमी हो सकती है, वन में आग हो, त्वचा कैंसर का होना, या जल जनित बीमारियों का। त्वचा ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उसके कारण से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, ये समझिए आप क्या होता है। तो देखिए, जब ओजोन क्षरण होगा तो सूर्य की परावैंगनिक किरणें हमारे बॉडी पे सीधे पड़ेंगी, जिससे हमको विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा कारण क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा आपको, जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें आपके बॉडी पे पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ऊपरी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर जिसको कहते हैं, तीव्रगामी पवनों की सकरी पट्टी को कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं, प्रति व्यापारिक पवन कहते हैं, या फिर वायुमंडलीय विक्षोभ कहते हैं। जो ऊपरी क्षोभ मंडल है उस पे तीव्र गति से चलने वाली पवनों की एक पट्टी चलती है, जिसको क्या कहा जाता है, आपको पता होगा, शायद आप पढ़े होंगे। तो इस तरह पट्टी चलती है, उस पट्टी को क्या कहते हैं, एक निश्चित जो है एक पट्टी चलती, इसी आकार में चलती रहती है क्षोभ मंडल के सबसे निचली, यानी कि ऊपरी परत, ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती है। तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या उसको हरिकेन कहते हैं, क्या जेट स्ट्रीम कहते हैं, क्या प्रतिव्यापारिक पवन कहते हैं, क्या इसको वायुमंडलीय विक्षोभ कहते हैं। तो इसका 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जेट स्ट्रीम कहते हैं। अगर जेट स्ट्रीम आप नहीं पढ़े हैं तो जेट स्ट्रीम जो है बहुत ही अच्छे ढंग से बताया जाएगा आपको, कि क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में पश्चिम से पूर्व चलती हैं, कौन सी हवाएं, पश्चिम से पूर्व जो ये चलती हैं ऊपरी क्षोभ मंडल में, इनको क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम किस दिशा में चलती हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में ये चलती हैं जेट स्ट्रीम। ये भी पूछा जा सकता है आपकी किस दिशा में चलती हैं। और मैं साथ ही में बता दूं, ये इनकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थित होती हैं। 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे, लगभग 14 नहीं, 7 से 14 किलोमीटर मान के चलिए, इनकी पट्टी जो होती है इतनी ऊंचाई पे इनकी चलती हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है। ये दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं, लेकिन जो अगर बात की जाए, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में ये पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये अधिक शक्तिशाली किस गोलार्ध में होती हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली रूप से चलती हैं, जिस कारण जो है भारत में ठंडी के समय में वर्षा होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, जो कि जेट स्ट्रीम का उसमें प्रभाव होता है। 58 देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जेट स्ट्रीम। वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं। तो बहुत ही इजी से ये क्वेश्चन है, यानी कि जो वायुयान है, एरोप्लेन जो है, वो समताप मंडल में, समताप का मंडल, ना तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ गर्मी होगी, ना तो ज़्यादा ठंडी होगी, और वहाँ का वातावरण जो है शांत होगा, इसलिए वहाँ पे जो है वायुयान उड़ाने के लिए ना तो वहाँ पे बादल होंगे। आपको पता होगा क्षोभ मंडल यानी कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंगें होती हैं, और बहिर्मंडल
बहिर्मंडल को आपको पता होगा सबसे लास्ट मंडल है बहिर्मंडल है, जो कि अनंत है, इसका कोई माप भी नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है समताप मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम लोग। वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है। यहाँ पे एक अनुक्रम पूछा गया है कि कौन सा अनुक्रम सही है वायुमंडल का। तो अधोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल तथा ओजोन मंडल। बी समताप मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल तथा आयन मंडल। अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल तथा आयन मंडल। समताप मंडल, अधोमंडल, मध्य मंडल, विक्षोभ सीमा जिसको कहते हैं, आयन मंडल। तो इसमें से एक सही क्रम आपसे पूछा, अनुक्रम पूछा गया है। सही अनुक्रम का डिग्री मतलब ये है ऊपर से नीचे से ऊपर, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कौन कौन सा परत आएगा, कौन कौन सा मंडल आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षोभ मंडल आ जाएगा, सॉरी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका क्षोभ मंडल आ जाएगा। पहले क्षोभ मंडल आ गया, फिर उसके ऊपर जैसे जाएंगे आपका, तो क्षोभ, इसी क्षोभ मंडल को एक बात और आप याद रखिए, क्षोभ मंडल को ही अधोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोमंडल कहते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा समताप मंडल। इसी समताप मंडल में आपका ओजोन मंडल भी मिलता है। इसी समताप मंडल में क्या मिलता है? ओजोन मंडल मिलता है। जैसे ही और आगे बढ़ेंगे आपको मध्य मंडल मिल जाएगा, मध्य मंडल मिलेगा। तो मध्य मंडल के आगे जाएंगे तो आपको आयन मंडल मिल जाएगा, और लास्ट आयन मंडल के बाद ही आपको जो है बहिर्मंडल मिलेगा। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अभी ये मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाता है 59 का सी, यानी कि अधोमंडल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। इसके बाद समताप मंडल आएगा, फिर मध्य मंडल, तब आयन मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल आता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जो है अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? क्या एम मोलिना थे, एम रोलैंड थे, या जे फोरियर थे, या फिर एम एल पेरी थे? तो कौन थे? 60 का आपका राइट हो जाता है सी, फोरियर थे, जे फोरियर थे, जिन्होंने अंटार्कटिका, ठीक है, आर्कटिक ऊपर है जबकि अंटार्कटिका नीचे है। तो ये देखिए, इस ध्रुव को, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? आर्कटिक, और जबकि दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। तो इसकी खोज यानी कि क्षय का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था? तो वो जे फोरियर द्वारा लगाया गया था। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दक्षिणी अंटार्कटिका को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसे कहा जाता है। वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसको क्या कहते हैं? 61 का आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, जैवमंडल यानी कि जीवों का मंडल, जिसमें जीव पाए जाते हैं। जीव कहाँ रहेंगे? बहिर्मंडल में हो ही नहीं सकते, मध्यमंडल में भी नहीं हो सकते, समताप मंडल में भी नहीं हो सकते, क्षोभ मंडल में ही हम लोग रहते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में ही रहते हैं, इसी क्षोभ मंडल को जैवमंडल का भाग ही माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सममंडल का भाग नहीं है? सममंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। तो देखिए सममंडल, यहाँ पे ताप मंडल सममंडल का भाग नहीं है। ये जो ताप मंडल है ये सममंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन बी सी आपका राइट हो जाता है। लेकिन तो देखिए, तापमंडल जो मैंने आपको बताया था बहिर्मंडल जाएंगे तो वो तापमंडल के अंतर्गत आ जाता है। तापमंडल जिसमें ताप जो है बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 हम देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। ये 63 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई क्या होती है? यानी कि जो ट्रोपोपाज है, ट्रोपोपाज जो है, जो परिवर्तन मंडल परत है, जिसको ट्रोपोपाज, एक जैसे मोटी परत होती है, जैसे दो मंडल है, जैसे यहाँ पे क्षोभ मंडल, आपका क्षोभ मंडल हो गया,
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ये आपका यहाँ आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो इस सीमा को, इस कई सीमा में बांटा गया है, तो इस सीमा को क्या कहते हैं? जैसे ट्रोपोपाज है, तो ट्रोपोपाज यानी कि समताप के बीच होता है, यानी कि परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोपाज कहते हैं। और ट्रोपोपाज की जो चौड़ाई होती है लगभग 1 से 5 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई मानी जाती है, सीमा मानी जाती है। ठीक है, तो इसी को ट्रोपोपाज कहते हैं। तो ट्रोपोपाज को आपको पता होगा कि किसको ट्रोपोपाज कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पूछा जा रहा है ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या फिर एक बिंदु पर स्थिर रहती है? जैसे जैसे आप ध्रुवों पे जाएंगे ना, जैसे जैसे आप ध्रुवों पे जाएंगे तो क्या होगा? ट्रोपोपाज की ऊंचाई जो होगी घटती जाएगी, यानी कि क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रोपोपाज की ऊंचाई जो है घटती जाएगी, यानी कि किसी मंडल की ऊंचाई पूछा जा रहा है आपसे, अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है, ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसी भी ध्रुव की ओर जाइए बट उत्तरी ध्रुव पे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम लोग 63 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिला के 2 पार्ट में हम लोग 63 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा डियर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए तो सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे और इससे सारे कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस सेट को जारी रखते हैं। यानी कि कई बार आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं, इसके बाद भी नेक्स्ट पार्ट भी आप देखेंगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और किसी भी टॉपिक से संबंधित आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, जिससे आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिए साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।